वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। आज हम लोग ऑर्गेनिक का एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आज की वीडियो थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी और थोड़ा सा नेमिंग्स एंड नॉमेनक्लेचर्स के बारे में हम बात कर लेंगे, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर तीनों की, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक एंड देन ये वीडियो वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। पहले हम अल्कोहल करेंगे, उसके बाद फिर हम फिनॉल्स करेंगे और उसके बाद लास्ट में ईथर। अल्कोहल की प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस, फिनॉल की प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड लास्ट में ईथर्स की प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। इसके काफ़ी सारे रिएक्शंस, इस चैप्टर के काफ़ी सारे रिएक्शंस एक्चुअली प्रीवियस वाले चैप्टर यानी कि हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन से ज़्यादा ज़्यादा कनेक्टेड हैं। काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि आपको मिलेंगे सेम यहाँ पर भी। तो उम्मीद करेंगे कि आप वो चैप्टर पढ़ के आए होंगे। नहीं आए हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर थोड़ी बहुत रिवीजन उस चैप्टर की भी करते रहेंगे जहाँ पर भी वो सेम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो. Make sure that you watch the video till the end and hit the like button if you like my effort. Also, subscribe to the channel if you are new here. So, without wasting any time, let us start the video. चैप्टर का नाम है हमारा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी बड़ा भी है। ऑब्वियसली इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में हम लोगों ने हैलोअल्केन्स पढ़ा और हैलोअरीन्स पढ़ा, दो अलग अलग टॉपिक्स थे। यहाँ पे हमें अल्कोहल पढ़ना है पहले, उसके बाद फिनॉल्स पढ़ना है और उसके बाद फिर ईथर्स पढ़ना है। तीन अलग अलग टॉपिक्स हैं, तीनों की प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, लंबा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। आज हमको नॉमेनक्लेचर ही करना है बेसिकली, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा अल्कोहल। अब देखिए, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर अगर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि OH ग्रुप लग जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसमें कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है हाइड्रोजन से और वो सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा किसी दूसरे कार्बन की चेन से। ये बॉन्ड किसी कार्बन की चेन से अटैच होगी। तो अल्कोहल का मतलब क्या है? OH ग्रुप। इसके IUPAC में हम सफिक्स लगाते हैं OL, ठीक है, ऑल, अल्कोहल का ऑल, ठीक है। तो चलिए, अब हो सकता है कि किसी कार्बन की चेन में, ठीक है, हम अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिफैटिक अल्कोहल, मतलब कार्बन की चेन वाले अल्कोहल्स, ठीक है। जब हम लोग बेंजीन रिंग में अल्कोहल लगा के बात करेंगे तो हम वो फिनॉल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेंजीन रिंग विद अल्कोहल इज कॉल्ड फिनॉल, ठीक है। तो फिलहाल अल्कोहल के टॉपिक में हम कार्बन की चेन के बारे में ही मोस्टली बात करेंगे। मोस्टली क्या, वही है ही, ठीक है। तो कार्बन की चेन में OH अटैच्ड है। अब ये OH हो सकता है कि एक अटैच्ड हो, या हो सकता है कि एक ही कार्बन की चेन में दो OH अटैच्ड हो, तीन OH अटैच्ड हो। इस तरीके से काफ़ी सारे OH एक ही कार्बन की चेन में अटैच हो सकते हैं। तो हम उस बेसिस पे अगर हम अल्कोहल्स को डिवाइड करें तो पहली कैटेगरी हमारी आ जाती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है। पहली कैटेगरी हमारी आ जाती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मतलब ऐसे अल्कोहल जिसके पास सिर्फ एक OH ग्रुप होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3, CH2, OH, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा आपका, दो कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा इथेनॉल, सिंपल। या आप लिख सकते हैं इथेन 1 ऑल, बट 1 वाली पोजीशन नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा, बता देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इथेनॉल इसका IUPAC हो गया। सॉरी, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखे, हम कॉमन नेम्स को, जिसके भी जितने कॉमन नेम्स होंगे उन सबको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ मैं ब्रैकेट में लिखूंगी वो उसका कॉमन नेम होगा। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। अच्छा, ये किस डिग्री का कार्बन है, अल्कोहल है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? भाई डिग्री कैसे देखते हैं हम? जिससे भी हमारा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो जिस कार्बन से, वो सिर्फ एक ही कार्बन से अगर आगे अटैच्ड है तो मतलब कि वो 1 डिग्री है,
ठीक है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप OH एक कार्बन से अटैच्ड, जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे एक ही कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि 1 डिग्री। अगर ऐसे ही हमारा OH किसी ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो मतलब ये कैसा हो गया, 2 डिग्री का अल्कोहल है ये। इसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर H, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, अगर आप इसका IUPAC करें तो IUPAC नाम क्या होगा इसका, प्रोपेन 2 ऑल। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो गई, ये कार्बन की चेन हमने ले ली है, 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है, 2 ऑल। दूसरे कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, देखो इसका कॉमन नेम होगा क्या, प्रोपाइल अल्कोहल। ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल। इसके आगे आप चाहें तो सेकेंडरी लगा लें, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, या हम इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, जहां आइसो लग जाए इसका मतलब कि दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है। 1 2 ये दूसरा कार्बन है, इस पे क्या अटैच्ड है, CH3। तो अगर किसी कार्बन की चेन में दूसरे कार्बन पे CH3 अटैच्ड है तो मतलब कि हम उसके आगे क्या नाम यूज़ कर देते हैं, आइसो। ये कॉमन नेम्स में यूज़ होगा, ठीक है। आइसो वगैरह ये सब IUPAC में यूज़ नहीं होता, वहाँ पे तो आप 1 2 3 4 करके पोजीशन बता ही रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया। अच्छा, ज़रा आप इसकी डिग्री बताइए मुझे, CH3COH, ठीक है। अब हाइड्रोजन भैया लगा लेना, अब हाइड्रोजन हमेशा हर जगह लगाते नहीं फिरेंगे हम, ठीक है। कई जगह पर ऐसा होगा कि मैं हाइड्रोजन मिस कर जाऊंगी, ठीक है, तो आप अपनी समझबूझ से हाइड्रोजन अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। तो ये अच्छा, इसका ज़रा IUPAC करो, पहले तो IUPAC करते हैं। तो देखो ये हो जाएगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 और ये 3। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। आप चाहें तो डायरेक्टली प्रोपेनॉल लिख सकते थे, या पोजीशन बताने के लिए आप 1 का यूज़ कर सकते हैं। नहीं 1 यूज़ करते तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताई, ईथेन 1 ऑल भी हो सकता था, इथेनॉल भी हो सकता था, ठीक है। एकदम बेसिक चीज़ें बता रही हूँ मैं, एकदम मतलब 0 लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ अल्कोहल्स। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, क्लास 10th में ही पढ़ लिया होगा इनफैक्ट, बट स्टिल एक और बार बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका IUPAC। चलो अब ज़रा कॉमन नेम के बारे में बात करें। तो इफ़ यू टॉक अबाउट कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में हमेशा जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमने टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स, 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपाइल लगा दिया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 4, तो यहाँ पे क्या हम लगा देंगे, यहाँ पे ब्यूटाइल तो फॉर श्योर आएगा, पीछे लग जाएगा अल्कोहल, तो ब्यूटाइल अल्कोहल तो लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये ब्यूटाइल अल्कोहल अगर मैं सिर्फ लिख दूँ तो ब्यूटाइल अल्कोहल तो ये भी हो सकता है ना, ये भी तो ब्यूटाइल अल्कोहल है। कैसे बताएंगे कि यहाँ पर लगा हुआ है OH ग्रुप और यहाँ पर सेकंड में लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो मैंने अभी आपको बताया, जब भी किसी कार्बन की चेन में सेकंड कार्बन पे लगा है मिथाइल ग्रुप तो हम उसको क्या बुलाते हैं, आइसो, ठीक है। तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि दूसरे वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है। डिग्री ज़रा बताएं इसकी, डिग्री ज़रा देखो, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो कितने और कार्बन से अटैच्ड है, 1, सिर्फ 1, इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री, ठीक है। जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, OH इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कितने और कार्बन से अटैच्ड है, एक ही से तो अटैच्ड है। अब आप ये मत बोलिए कि मैम ये दोनों भी तो हैं, ये दोनों इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। ये दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं ये किससे अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, हम इसकी बात करते हैं। ये कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये किससे अटैच्ड है, सिर्फ 1 से, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने से अटैच्ड है, देखो 2 कार्बन से अटैच्ड है इसलिए 2 डिग्री हुआ। यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ 1 से, इसलिए ये 1 डिग्री होगा, ठीक है। आप इसको देख के इसको 2 डिग्री या 3 डिग्री मत बताने लगिएगा, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स लिख लो। उसके बाद एक और एग्जाम्पल 3 डिग्री का ऑब्वियसली, तो 3 डिग्री में एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये हो गया हमारा, ये 3 डिग्री, ठीक है। CH3 H3 H3 OH,
ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका IUPAC क्या होगा भाई, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमने मान ली, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है ही, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो देखो नाम क्या हो जाएगा इसका, कौन से वाले कार्बन पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, सो दूसरे वाले पे तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है तो यानी कि प्रोपेन, दूसरे पे लगा हुआ है अल्कोहल तो हमको 2-ऑल बताना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, देखो नंबर ऑफ कार्बन पहले तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 4 है तो यानी कि ब्यूटाइल अल्कोहल तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ब्यूटाइल अल्कोहल लिख दिया भाई। कौन सी डिग्री का अल्कोहल है ये, 3 डिग्री का अल्कोहल है, तो ये हो गया 3 डिग्री का अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमने सब डिस्कस कर लिया है। ये कैसे हैं सारे एग्जाम्पल्स, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लिख लो इसको, उसके बाद अगली हेडिंग डालिए। अब मोनो कर लिया हमने, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, लिखिए इसको। ऑल राइट, तो अब अगला एग्जाम्पल हमारा होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। अब देखो डाइहाइड्रिक में एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको एक बड़ा ही कॉमन वाला बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, बाकी तो आप नॉमेनक्लेचर और IUPAC कर ही लेंगे। ठीक है, डाइहाइड्रिक वालों का तो जो कॉमनली जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल, फिनॉल्स में भी हम यही करेंगे कि जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, जो आपको जानना ही चाहिए, अगर आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा हो, वो हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डाइहाइड्रिक के बारे में। ठीक है, चलो डाइहाइड्रिक स्टार्ट करते हैं। तो डाइहाइड्रिक में एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल आपका होता है ये। ठीक है, ये बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। अब इसमें इसको हम बुलाते हैं, जब भी ऐसा कोई कार्बन की चेन होगा या ऐसा कोई अल्कोहल होगा जिसमें दोनों एडजेसेंट कार्बन पे, अगल बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, डाइहाइड्रिक है ना तो 2 OH ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो अगर अगल बगल वाले कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसको बुलाते हैं ग्लाइकॉल। क्या बुलाते हैं हम इसको, ग्लाइकॉल। जहां आपको ये दिख जाए वहां आपको क्या लिख देना है कि वो क्या है, ग्लाइकॉल है। अब ये कितने कार्बन का ग्लाइकॉल है, 2 कार्बन का, तो हम इसमें क्या लिख देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। एथ मतलब 2 कार्बन। आप अगर इथाइलिन नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ ग्लाइकॉल लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो ग्लाइकॉल 2 कार्बन का तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ ग्लाइकॉल तो मतलब कि हम ये अंडरस्टूड है कि ये यही स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर यही ग्लाइकॉल ऐसा हो गया, अब मैंने 3 कार्बन की चेन बनाई है और 2 एडजेसेंट कार्बन पर मैंने क्या लगा दिया है, OH ग्रुप लगा दिया। एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए हमेशा ग्लाइकॉल नाम के लिए, तो ये तो क्लियर है कि ये लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये ग्लाइकॉल ही है। ठीक है, ये है ग्लाइकॉल ही, बट क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि ये ग्लाइकॉल में 3 कार्बन है, तो हमको कैसे बताएंगे, प्रोपाइलीन। क्या कर देंगे, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। ऐसे ही अगर 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटाइलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इसको भी हम ग्लाइकॉल बोलेंगे, नहीं, इसको हम ग्लाइकॉल नहीं बोलेंगे, इसका कॉमन नेम नहीं होगा, इसका सिर्फ आपका IUPAC होगा। इसका IUPAC क्या होगा, ये है लॉन्गेस्ट चेन और 1,2 पर लगा है ऑल, तो हम क्या लिख देंगे, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। तो ये आपका ग्लाइकॉल नहीं की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि ग्लाइकॉल में एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब ये डाइहाइड्रिक हो गया, अब ये सेकंड वाला पार्ट था हमारा, सेकंड था ये डाइहाइड्रिक, और थर्ड में हम करते हैं ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक का मतलब ये हुआ कि अब 3 OH ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। 4 कार्बन की चेन में 3 कार्बन में OH ग्रुप लगा हुआ है, एक ही कार्बन पे 2 और अगले कार्बन पे 2 लगे हुए हैं, 3 लगे, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, बट ये कुछ फेमस एग्जांपल है, ये वाला जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर कभी भी किसी कार्बन की चेन में 3 अगल बगल वाले कार्बन पे
ठीक है, 3 एकदम वेरी क्लोज कार्बन्स पे अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम जैसे इसको ग्लाइकॉल बुला रहे थे, ऐसे इसको हम क्या बुलाते हैं, ग्लिसरॉल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ग्लिसरॉल बुलाते हैं। अगर मैं सिर्फ ग्लिसरॉल लिख रही हूँ इसका मतलब कि 3 कार्बन हम मान के चलेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 4 कार्बन हो गए, ठीक है, ये OH हो गया, ये OH हो गया, OH हो गया। अगर इस केस में, अब इस केस में तीनों अगल बगल वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है, यानी कि श्योर सी बात है कि ये क्या है, ग्लिसरॉल है, और 4 कार्बन की चेन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलीन। ठीक है, ब्यूटाइलीन ग्लिसरॉल। तो ये हो गया है हमारा डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। इसको लिख लो, फिर आगे करते हैं अलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल्स के बारे में। आई होप ये लिख लिया आप लोगों ने। चलिए मिटा दें, पॉज कर लो वीडियो, पॉज करके लिख लो, अब तो ज़माना एकदम बढ़ गया है आगे। ठीक है, तीसरा, चौथा विनाइलिक अल्कोहल्स के बारे में बात करते हैं अब ज़रा हम लोग। देखो, विनाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल्स, ये ठीक वैसे ही हैं जैसे हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में विनाइलिक हलाइड्स और अलाइलिक हलाइड्स के बारे में पढ़ा था। तो जैसा वहाँ पे हलाइड्स था, यहाँ पे अल्कोहल है, वहाँ पे हैलोजन लग रहा था, यहाँ पे अल्कोहल लगेगा। तो विनाइलिक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो मतलब क्या कि द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन। ठीक है, sp2 कार्बन एटम से अटैच्ड होगा अगर आपका OH ग्रुप, तो हम उसको क्या बुलाएंगे, विनाइलिक अल्कोहल। जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन लगा दे, ये लो भैया, ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। तो ये एक कैसा अल्कोहल है, विनाइलिक अल्कोहल। अब ज़रा विनाइलिक अल्कोहल के बारे में समझते हैं। ये जो विनाइलिक अल्कोहल है, ठीक है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो तो इसमें एक अल्कोहल है और इसमें एक डबल बॉन्ड है। अल्कोहल मतलब ऑल, है ना, अल्कोहल को किस नाम से जानते हैं, ऑल, और डबल बॉन्ड को कैसे जानते हैं हम लोग, इन। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो इनको हम क्या बुलाते हैं, हम इनको इनॉल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इनॉल, या ये कह लीजिए हम इनको बुलाते हैं कि ये जो है विनाइलिक अल्कोहल जो है, ये वाला, ये किस फॉर्म में है, इनॉल फॉर्म में है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, ज़रूरी नहीं है कि वो विनाइलिक ही हो, अगर ऐसा भी है, ठीक है, तो भी हम इसको इनॉल फॉर्म ही बुलाएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि OH ग्रुप लगा हुआ है और उसी सेम मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, हम उसको इनॉल फॉर्म बुलाते हैं, राइट। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। ठीक है, अब देखो, ये जो इनॉल फॉर्म होता है ये काफ़ी अनस्टेबल है, मतलब उतना स्टेबल नहीं है ये। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने का कोशिश करता है। कैसे स्टेबलाइज करता है, ये खुद का टॉटोमेरिज्म कर लेता है। क्या कर लेता है, टॉटोमेरिज्म। इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। अच्छा, पहले तो रिवाइज कर लेते हैं कि ये टॉटोमेरिज्म है क्या, ऑल्दो मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया हुआ है कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है। टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, ज़रा ध्यान से समझो। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ कि ये X है, डबल बॉन्ड Y है, Z है, और Z अटैच्ड है एक H से, यानी कि हाइड्रोजन से। ठीक है, ये अगर कंडीशन कहीं पर दिख रही है तो मतलब कि वहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मान लो अगर हम इसको मान लेते हैं पहला एटम, इसको मान लेते हैं दूसरा एटम, और इसको मान लेते हैं तीसरा एटम, तो पहला एटम हमेशा कार्बन हो। ठीक है, पहला एटम कैसा हो, कार्बन हो। बात समझ में आ रही है, तो पहला एटम कार्बन होना चाहिए। दूसरे वाले एटम के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, दूसरा वाला एटम कोई भी हो सकता है। हाँ, बस ये है कि दूसरा वाला एटम ऐसा नहीं हो सकता ऑब्वियसली जो कि सिंगल बॉन्ड बनाता हो या सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो दूसरा वाला एटम है उसको 1 2 3 3 बॉन्ड तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, तो सेकेंड वाले एटम के लिए कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, हाँ, लेकिन पहला वाला एटम कार्बन होना चाहिए। Z, तीसरा वाला जो एटम है वो हमेशा कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। पहला कंडीशन भाई, ये जो Z है ये हमेशा X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको दिख रहा है कि जो तीसरा वाला एटम है ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है, यानी कि कोई ऐसा एटम जो X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और 2 बॉन्ड्स बनाते हो एटलीस्ट, वो यहाँ Z की जगह पर आ सकता है। क्या क्लोरीन आ सकता है? क्लोरीन कार्बन, X मतलब कार्बन, क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड नहीं बनाता, यहाँ क्लोरीन नहीं आ सकता। Z की जगह पे जनरली आता कौन कौन है? ऑक्सीजन आ जाता है, आपका नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, ये कुछ ऐसे कॉमन वाले हैं जो आ सकते हैं। जनरली आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये कंडीशन होगी पहली चीज़ कि जो पहला वाला एटम है वो कैसा हो? वो कार्बन हो, और जो तीसरा वाला एटम हो वो कैसा हो? ऑक्सीजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर, ठीक है। अब हम इसका कराते हैं टॉटोमेरिज्म और देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म होता कैसे है। इसका हमने क्या करा दिया? टॉटोमेरिज्म करा दिया। अब ज़रा ध्यान दो, टॉटोमेरिज्म कराना कैसे? कुछ नहीं करना, सिंपली आपको करना क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो तीसरे वाले कार्बन, तीसरे वाले एटम के साथ, सॉरी एटम के साथ लगा होगा, उस हाइड्रोजन को भेज देना है यहाँ X के पास, ठीक है। ये हाइड्रोजन चला गया X के पास, तो X नया बॉन्ड बनाने जा रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो पुराना एक बॉन्ड तोड़ देगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो आपको यहाँ इनके बीच में लगा देना है। सिंपल, टॉटोमेरिज्म खत्म। इतना ही करना है बस आपको टॉटोमेरिज्म में। Z के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हटाओ यहाँ से और X को दे दो, और X और Y के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको हटाओ यहाँ से और Y और Z के बीच में लगा दो। यानी कि जब हम टॉटोमेरिज्म करेंगे इसका, तो क्या आएगा? ये हो जाएगा X पे लग गया है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन को हमने X के पास भेज दिया, सिंगल बॉन्ड Y, और Y के साथ लग गया है डबल बॉन्ड को यहाँ कर दिया है, और ये हो गया है Z। ये हो गया आपका टॉटोमेरिज्म। तो कहीं पर भी आपको, और टॉटोमेरिज्म जो है वो इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म से इस फॉर्म में, ये दोनों चेंज होते रहेंगे, ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। बट ये वाला जो फॉर्म है, या ये कह लीजिए ये जो इनॉल वाला जो फॉर्म है, ये इतना स्टेबल नहीं है। टॉटोमेरिज्म करने के बाद यहाँ जो फॉर्म बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए टॉटोमेरिज्म जनरली इस डायरेक्शन में होता है। अदरवाइज टॉटोमेरिज्म दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है, आप यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से दोबारा टॉटोमेरिज्म करा के वहाँ पहुँचा सकते हो। खैर, अगर हम इसमें टॉटोमेरिज्म करें तो देखो ये वाली कंडीशन क्या यहाँ फॉलो हो रही है? चेक कर लो ज़रा, बिल्कुल हो रही होगी। देखो यहाँ पे इसको पहला वाला एटम मान लेते हैं, ये दूसरा एटम हो गया हमारा, ये तीसरा एटम हो गया। पहला वाला एटम क्या होना चाहिए? कार्बन है। दूसरे वाले एटम के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ कार्बन है, काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो पहला वाला एटम कार्बन है, दूसरा वाला एटम कुछ भी हो, तीसरा वाला एटम ऑक्सीजन है, तो देखो तीसरा वाला एटम ऑक्सीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। तो पूरी कंडीशन एज इट इज यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो अब आपको करना क्या है टॉटोमेरिज्म में? ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो और किसको दे दो? पहले वाले को, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के पहले वाले को दे दिया, और ये पहले और दूसरे के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको ले आके यहाँ लगा दो। तो हुआ क्या? ये हो गया CH2, है ना, इसमें एक हाइड्रोजन लग गया, है ना, CH2 के बाद हमने एक हाइड्रोजन दे दिया, सिंगल बॉन्ड CH, अच्छा, उसके बाद डबल बॉन्ड O, यही तो बना, इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या? यही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, क्या ये CH3 CHO नहीं लग रहा? CH3 CHO ही तो है, CH3 CHO, ये एक्चुअल में क्या है? एल्डिहाइड है। क्या बन गया ये? एल्डिहाइड। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब भी आप विनाइलिक अल्कोहल लोगे वो इनॉल फॉर्म कहलाता है, और इस इनॉल फॉर्म को हम टॉटोमेरिज्म करा के एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसको लिख लो, फिर इसका एक और एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक है, लिख लो इसको ज़रा। एक और मैं इनॉल फॉर्म लेती हूँ, यानी कि विनाइलिक अल्कोहल लेती हूँ, और उसमें आप टॉटोमेरिज्म कराइए। तो मान लो कि मैंने अब ले लिया है ये, ठीक है। अब ये भी तो विनाइलिक ही है, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी विनाइलिक अल्कोहल ही है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें टॉटोमेरिज्म कराएंगे। तो देखो टॉटोमेरिज्म कराएंगे अगर हम इसमें, तो कैसे होगा? ये है तीसरा वाला एटम,
ये है दूसरा वाला एटम और ये है पहला वाला एटम, कंडीशन फॉलो हो रही है। ये पहला वाला एटम कार्बन है और तीसरा वाला एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। कुछ नहीं करना है, इस हाइड्रोजन को पकड़ो यहाँ से और इसको कहाँ दे दो, पहले वाले को दे दो, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हटा के किसको दे देना है, पहले वाले को दे देना है, और ये डबल बॉन्ड हटा के कहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन भी लगाते चलो वरना फिर लास्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये वाला तो CH3 था, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं किया हमने, तो ये CH3 है। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में अब क्या होने लगेगा, डबल बॉन्ड। ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट गया, अब डबल बॉन्ड था अब हट गया, और ये जो हाइड्रोजन ये कहाँ पहुँच गया, इसके पास, यानी कि ये क्या हो गया, CH3। कुछ देखा देखा लग रहा है ये कौन सा फॉर्म है, ये क्या है, ये क्या बना दिया हमने, ये कीटोन बन गया है भाई, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन की चेन, ये क्या बन गया है, ये कीटोन बन गया है। अच्छा, तो अब हमने ये देखा कि विनाइलिक अल्कोहल का हम टॉटोमेरिज्म करा दें बिकॉज इट इज़ लेस स्टेबल इन कंपेरिजन टू द मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर टॉटोमेरिज्म। तो हम क्या करा देते हैं, हम उसको टॉटोमेरिज्म करा देते हैं। तो टॉटोमेरिज्म कराने के बाद हम एल्डिहाइड बना रहे हैं या फिर हम क्या बना रहे हैं, कीटोन, है ना। यही दो बन ही सकते हैं। ये जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाए हैं इसको हम बुलाते हैं कीटो फॉर्म। क्या बुलाते हैं, कीटो फॉर्म। जैसे इसको बना रहे थे इनॉल फॉर्म बता रहे थे, ऐसे ही इसको बुलाते हैं कीटो फॉर्म। तो एल्डिहाइड को भी हम यही फॉर्म बुलाते हैं, कीटो फॉर्म बुलाते हैं, ठीक है। भले ये है एल्डिहाइड बट ये भी कीटो फॉर्म है और ये भी कीटोन्स भी कीटो फॉर्म है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कीटो मैच कर रहा है तो सिर्फ इसी को हम कीटोन को ही कीटो फॉर्म बोलेंगे, नहीं। एल्डिहाइड को भी हम क्या बुलाते हैं, कीटो फॉर्म से बुलाते हैं। तो ये हो गया हमारा विनाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक के बारे में भी बात कर लेते हैं, इसको लिख लो, उसके बाद फिर अलाइलिक करते हैं, ठीक है। तो अब अगर विनाइलिक हमें समझ में आ गया, विनाइलिक में जो OH ग्रुप अटैच्ड होता है वो किससे अटैच्ड होता है, एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से। अलाइलिक में क्या होगा कि जो OH ग्रुप है इज अटैच्ड टू, किससे अटैच्ड है, इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन। ये होता तो sp3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, लेकिन ये जो sp3 कार्बन है वो आगे which is further attached to sp2 कार्बन, ठीक है। जरा समझो इस बात को। ऑल्दो हम लोग अलाइलिक हलाइड्स में ये बात पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा कि जो OH ग्रुप है वो अटैच्ड होगा किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, यानी कि डेफिनेटली ये कैसा बना रहा होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना रहा होगा। sp3 कार्बन से अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, जो कि किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड है जो कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो। sp3 कार्बन से अटैच्ड है विच इज फर्दर अटैच्ड टू sp2 कार्बन। तो ये हो गया हमारा sp3 कार्बन। देखो सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन लगे होंगे, ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे। sp3 वाला जो अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है, sp2 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन अगर आपको दिखेगी तो हम उसको क्या बुलाएंगे, अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं रिंग की बात करूँ तो रिंग में अगर ये मैंने बना दिया, ये देखिए, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, अलाइलिक अल्कोहल का ही एग्जाम्पल है। इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, sp3, और ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, sp2। तो ये भी एक एग्जाम्पल है अलाइलिक का। और ध्यान रखना ये फिनॉल की कैटेगरी में नहीं आता, फिनॉल में एरोमेटिक रिंग चाहिए, मतलब बेंजीन रिंग चाहिए। ये किस कैटेगरी में आएगा, ये नॉर्मल अल्कोहल्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट अलाइलिक अल्कोहल। तो अब हमारा आप ये कह सकते हैं कि अल्कोहल्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। एक ज़रा मैं बेंजाइलिक और बेंजाइल अल्कोहल के बारे में भी बात कर लूँ, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, तो बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब कि बेंजीन रिंग लगा होगा, लेकिन यहाँ आइलिक लग गया है, मतलब कि बेंजीन रिंग डायरेक्टली अल्कोहल बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होगा, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अल्कोहल अटैच हो जाता तो हम उसको क्या बुलाने लगते हैं, फिनॉल बुलाने लगते हैं। हम फिनॉल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं कि बेंजीन रिंग में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच ना हो बट इनडायरेक्टली अटैच्ड हो, इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, एक कार्बन की चेन आ जाए, ठीक है। तो OH डायरेक्ट बेंजीन से नहीं अटैच्ड है बट बीच में क्या आ गया, एक कार्बन की चेन होगी तो ही हम उसको बेंजाइलिक बोलेंगे,
ठीक है। ये कार्बन की चेन कैसी होनी चाहिए, एक ही कार्बन की चेन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसको क्या बुलाते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये हो गया है हमारा अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। आगे करते हैं फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर। ओके, तो अब अल्कोहल खत्म हो गया है। अब हमारा सेकंड पार्ट आ गया है फिनॉल्स का, ठीक है। फिनॉल्स आपको पता ही है, फिनॉल का मतलब क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड है किससे, बेंजीन रिंग से। इसको हम बेंजाइल अल्कोहल भी बुलाते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। इसके पहले जो मैंने अल्कोहल का लास्ट वाला पार्ट किया था यहाँ पर, आई थिंक 6th पार्ट, वो बेंजाइलिक अल्कोहल था। वहाँ पर बेंजाइलिक में OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता, बट बीच में एक CH2 ग्रुप आ जाता है या एक मिथाइल यानी कि एक कार्बन की चेन आ जाएगी। यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है OH से, तो यानी कि हम इसको क्या बुलाएंगे, बेंजाइल। वो बेंजाइलिक था, ये बेंजाइल है। इसको हम फिनॉल के नाम से भी बहुत कॉमनली जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले करते हैं मोनोहाइड्रिक में, ठीक है। मोनोहाइड्रिक में अब देखिए फिनॉल्स में हम लोग कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि बहुत कॉमन है और जिनका कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, जैसे एनिसोल का रिएक्शन करने के लिए आ गया था, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये एनिसोल है क्या, तब तक आप नहीं बता पाएंगे। एनिसोल एक, खैर वो फिनॉल के कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन हम उसके बारे में भी आज ही की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको कोई एक कॉमन नेम देख के रिएक्शन करने के लिए बता देगा। अब आपको उसके लिए कॉमन नेम, आपको कुछ के तो इंपॉर्टेंट जो हैं उनके तो याद होने ही चाहिए। तो जैसे कि फिनॉल्स में आपको बताऊंगी, बेंजीन रिंग में एक OH अटैच्ड हो, ठीक है, वो हो गया फिनॉल। लेकिन अगर बेंजीन रिंग में एक OH के साथ साथ एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, ठीक है, या ये कह लीजिए कि टॉलुइन में लगा हुआ है OH ग्रुप, ठीक है, तो अब ये OH ग्रुप अलग अलग पोजीशंस पे हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर हो, या हो सकता है कि CH3 यहाँ लगा हो OH ग्रुप, ठीक है, या फिर हो सकता है कि CH3 यहाँ लगा हो OH ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में CH3 कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे। फिनॉल के रिस्पेक्ट में CH3 कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर फिनॉल के रिस्पेक्ट में देखिए, फिनॉल मतलब कि ये बेंजीन रिंग और OH, इसके रिस्पेक्ट में CH3 कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे। इसको हम कॉमनली बुलाते हैं क्रिसॉल, ठीक है। अब क्योंकि ये CH3 ऑर्थो पोजीशन पे लगा है इसलिए ऑर्थोक्रिसॉल, ऐसे ही ये मेटाक्रिसॉल और ऐसे ही ये पैराक्रिसॉल, ठीक है। तो ये एक कॉमन नेम हो गया क्रिसॉल, जो आपको पता होना चाहिए, मतलब कि बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप भी लगा हुआ है और मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। एक और एग्जाम्पल जो कि काफ़ी कॉमन है, जिसके बारे में मैं बता दे रही हूँ, वो ये है कि अगर बेंजीन रिंग में OH लगा हुआ है, यानी कि फिनॉल है ऑलरेडी, और इसमें NO2 ग्रुप्स इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है, NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे हैं, तो हम इसको बुलाते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। हम क्या बुलाते हैं इसको, पिक्रिक एसिड बुलाते हैं। ओके, तो ये हमारी कैटेगरी हो गई है किसकी, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स की, ठीक है। इसका IUPAC कर लेंगे आप लोग। अब इसका IUPAC अगर हम करें तो ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये फिनॉल है, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल लिख लीजिए, या आप 1 मिथाइल फिनॉल लिख लीजिए, कैसा भी लिख लीजिए, ये 1 मिथाइल फिनॉल हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये 2 मिथाइल फिनॉल होगा, रियली सॉरी, 2 मिथाइल फिर ये 1 और ये 2, तो 2 मिथाइल फिनॉल हो गए। ऐसे ही ये 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये, इसको हमने फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमने फर्स्ट पोजीशन दी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। जगह नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, IUPAC की बात कर रहे हैं हम, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसमें यहाँ पे 2 मिथाइल फिनॉल लिखा है, ऐसे ही आप इन सब का नाम भी कर लेंगे। ये 3 मिथाइल फिनॉल, 1 2 3, यस, 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, ये आपका 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। ऑल राइट, अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल था, अब ये हो जाएगा आपका
डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल में ऑब्वियसली अब कितने OH ग्रुप अटैच होंगे? 2। तो मान लीजिए कि एक तरीका तो ये है कि दोनों अगल बगल हों, एक तरीका ये है, ठीक है। फिनॉल के रिस्पेक्ट में एक और OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, मेटा पोजीशन पे लगा है, या हो सकता है कि पैरा पोजीशन पे लगा हो, ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा हो, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल के। इन सब के अपने अपने कॉमन नेम है। इसको हम बुलाते हैं कैटेकॉल, इसको हम बुलाते हैं रिसोसिनॉल, और इसको हम बुलाते हैं क्विनॉल, ठीक है, क्विनॉल। इसका एक और नाम है, इसको हम हाइड्रोक्विनोन भी बुलाते हैं, ठीक है। क्विनॉल बुला सकते हैं हम इसको, या हम इसको हाइड्रोक्विनोन भी बुलाते हैं। क्विनोन है ये, NONE, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी डाईहाइड्रिक फिनॉल्स की। तीसरी कैटेगरी देख लेते हैं ज़रा हम, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स में। इसमें भी एक कॉमन नेम है जो आपको पता होना चाहिए। हमने यहाँ OH लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया और यहाँ OH लगा दिया, ठीक है। 3 एडजेसेंट कार्बन्स पे, बेंजीन रिंग के एडजेसेंट कार्बन्स पे हमने क्या लगा दिए हैं? OH। तो इसका नाम क्या होगा? पायरोगैलॉल। इसको कॉमनली हम क्या बुलाते हैं? पायरोगैलॉल। आई होप दिस इज क्लियर। IUPAC आई होप आप लोग कर लेंगे। भाई ये क्या है? फिनॉल, बेंजीन 1,2 डाईऑल, बेंजीन 1,3 डाईऑल, बेंजीन 1,4 डाईऑल। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल, ठीक है। ये इनके IUPAC काफ़ी इजी है, बट जनरली इनको कॉमन नेम पूछा जाता है, तो कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। इसको लिख लीजिए। उसके बाद हमारा फिनॉल्स यहाँ पे ख़त्म हो गया है फाइनली। अब हम बात करते हैं ईथर्स के बारे में। ओके, तो अब हमारा थर्ड पार्ट आ गया है। अब हम बात करेंगे ईथर्स के बारे में। अब ईथर्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो पहले देखते हैं सिमेट्रिकल और उनकी नेमिंग्स, फिर हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल और उनकी नेमिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। अब सिमेट्रिकल ईथर्स में क्या होता है? बेसिकली ईथर होता क्या है? ईथर मतलब ROR। ईथर मतलब क्या हो गया? ROR, यानी कि कार्बन की चेन में बीच में कहीं पर ऑक्सीजन लगा होगा, ठीक है। अगर ये दोनों ROR में ये दोनों R सेम है तो वो क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिकल ईथर्स। अगर ये दोनों कार्बन की चेन अलग अलग हैं, ROR डैश है, तो उस केस में हम उसको क्या बुलाएंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर्स। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। दोनों कार्बन की चेन ऑक्सीजन के अगल बगल वाली अगर सेम है तो सिमेट्रिकल, डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा CH3OCH3, ठीक है। अब ये क्या है? कार्बन की चेन थी, बीच में एक ऑक्सीजन आ गया है, इसको हम क्या बुलाएंगे? सिमेट्रिकल ईथर्स, क्योंकि दोनों कार्बन की चेन्स कैसी है? एक एक कार्बन की है, सेम है, तो इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल ईथर्स बुलाएंगे। नाम इसका क्या होगा? अब देखो, पहले हम IUPAC की बात करें तो IUPAC में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। अब भाई ये दोनों ही तो सेम ही है, तो हम किसी एक को मान ले क्या? कार्बन की चेन, मेन चेन मान लिया। तो मेन चेन का नाम क्या है? मीथेन। एक कार्बन की मेन चेन है ना, तो मीथेन नाम हो गया। ये हो गया है सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया है? सब्स्टिट्यूएंट। अगर सिर्फ CH3 सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम क्या नाम लिखते हैं? मिथाइल 1, मिथाइल 2, मिथाइल, ऐसे बताते हैं ना। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा कैसा है? CH3O। तो जब ऑक्सीजन साथ में लग गया है तो अब वो मिथाइल की जगह पे क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। सिंपल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ लिख दी है, नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। तो ये कार्बन की चेन मीथेन और मिथॉक्सी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सी लग जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। इजी। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, C2H5OC2H5, ठीक है। अब इसमें किसी एक को हम क्या ले लेंगे? कार्बन की चेन ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा कार्बन की चेन। तो ये कार्बन की चेन का नाम क्या हो जाएगा? ईथेन ऑब्वियसली। और सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये। तो ये क्या हो गया? इथॉक्सी ईथेन। अच्छा,
कॉमन नेम की बात कर लें अगर हम, तो ये IUPAC है, ठीक है, अभी जो मैंने लिखा। अब कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में हम इसको एक सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं और इसको एक सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूएंट CH3 सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? मिथाइल। ये भी सेम है, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। क्या होगा इसका कॉमन नेम? ब्रैकेट में जितने भी लिखे हैं सब कॉमन नेम है। क्या हो जाएगा इसका नाम? डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम क्या होगा? सेम वैसे ही, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है? इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ये हो गया कॉमन नेम सिमेट्रिकल ईथर्स के। अगली कैटेगरी है हमारी अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है। अब जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसमें क्या होगा? ROR', ठीक है, मतलब कि दोनों कार्बन की चेन सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। तो कैसे होगा? पहला एग्जांपल CH3OC2H5, ठीक है। तो सबसे पहला काम अगर IUPAC करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? कार्बन की मेन चेन ढूंढना, यही सबसे पहला काम है। आप मेन चेन ढूंढेंगे। दोनों में मेन चेन कौन हो सकता है? भाई ये एक कार्बन की चेन है, ये दो कार्बन की चेन है, तो मेन चेन कौन होगा? ये हमारा मेन चेन होगा। ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी, है ना, ऑक्सीजन लगा है मिथाइल के साथ, और ईथेन, दो कार्बन की चेन है तो यानी कि ईथेन, तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी ईथेन। ऐसे ही अब इसका अगर कॉमन नेम करें तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं कॉमन नेम में और इसको दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, एक ये और एक ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल, है ना। C2H5 एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है, तो क्या बोलते हैं हम इसको? इथाइल। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर इसका नाम हो गया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3OC3H7, ठीक है। अब ज़रा इसमें बताइए, ये हो जाएगी मेन चेन, ठीक है, 3 कार्बन की मेन चेन हो गई। ये हमारा हो गया है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी, है ना। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। कॉमन नेम क्या होगा इसका? ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। मिथाइल का M पहले आएगा और P बाद में आएगा, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, और एक और एग्जाम्पल लीजिए, थर्ड। मान लीजिए कि अब मैंने ये दे दिया है CH3O, ये, ठीक है। अब IUPAC करेंगे तो IUPAC में सबसे पहला काम क्या होता है? मेन चेन ढूंढना। दोनों में मेन चेन कौन सी होगी? ये। ऑब्वियसली बेंजीन की प्रायोरिटी ज़्यादा ना, नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज़्यादा, अच्छे कार्बन है इसमें, सिर्फ एक ही है, तो ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ये हमारा मेन चेन होगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो क्या हो गया? ये मिथॉक्सी, ये क्या है? बेंजीन। इसमें फिनाइल मत लिख देना, ये क्या है? बेंजीन। जब बेंजीन की रिंग मेन चेन होती है तो हम उसको बेंजीन बुलाते हैं। यही चीज़ जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है तो हम उसको क्या बुलाते हैं? फिनाइल। जैसे जब हम कॉमन नेम करेंगे, सारे कॉमन नेम्स को ब्रैकेट में डाल लेते हैं, जब हम कॉमन नेम करेंगे तो उस केस में ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट और ये फिनाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट, इसको नाम क्या बोलेंगे? फिनाइल बोलेंगे। तो ये फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट और ये मीथेन सब्स्टिट्यूएंट, तो दोनों का नाम कॉमन नेम कैसा हो जाएगा इसका? मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको हम कॉमनली क्या बुलाते हैं? इसको हम कॉमनली एक और नाम से जानते हैं जो कि आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। इसको हम बुलाते हैं एनिसोल। क्या बुलाते हैं हम इसको? एनिसोल, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल, C2H5O और ये बेंजीन रिंग, ठीक है। अब बेंजीन रिंग ऑब्वियसली हमारी कार्बन की मेन चेन होगी, तो ये मेन चेन हो गई और ये हमारा हो गया है सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? इथॉक्सी। तो ये क्या नाम हो गया इसका? इथॉक्सी।
और बेंजीन है तो इसका ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक, ओके। कॉमन नेम करिए, तो कॉमन नेम में ये एक सब्स्टिट्यूएंट और ये एक सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम इथाइल और इसका नाम फिनाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, चलो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसका भी एक कॉमन नेम है, इसको हम बोलते हैं फेनिटोल। क्या बुलाते हैं हम इसको, फेनिटोल, इसको कॉमनली फेनिटोल बुलाते हैं। ठीक है, ये भी कॉमन नेम है बट उससे ज़्यादा कॉमनली हम इसको फेनिटोल बुलाते हैं, इसको हम एनिसोल बुलाते हैं। एक और एग्जांपल लो ज़रा, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, फिफ्थ वाला इधर लिख लूँ, फोर्थ के बाद फिफ्थ इधर, CH3O CH3 यस, इसका नाम लिखिए। अब देखो यहाँ पर भी एक OCH3 है, यहाँ पर भी एक OCH3 है, इसमें दो ईथर के ग्रुप लगे हुए हैं। इसका IUPAC करेंगे, कैसे करेंगे, तो IUPAC करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन की मेन चेन ढूंढते हैं। तो देखो ये हो गई हमारी मेन चेन, ये हो गया हमारा मेन चेन, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये और एक ये। अच्छा, ये हमारा हो गया मेन चेन। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, और इसका भी नाम क्या है, मिथाइल, दोनों का नाम मिथाइल है। अब हमें मिथाइल की पोजीशन बतानी पड़ेगी कि कौन से ग्रुप में लगा, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कार्बन की चेन पे। अब यहाँ पे मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 पहले वाले कार्बन पे लगाए ना, तो 1,1 डाई मिथाइल, सॉरी मिथाइल नहीं, ऑक्सीजन लगा, मिथॉक्सी, डाई मिथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, 1,1 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसका कॉमन नेम करना चाहेंगे तो कॉमन नेम इसका इतना कॉमन तो नहीं है, बट स्टिल जिस तरीके से अभी अब तक हम कर रहे हैं उस तरीके से अगर हम कॉमन नेम करना चाहेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब कुछ सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, कोई कार्बन की चेन नहीं होती। एक ये सब्स्टिट्यूएंट, तो डाई मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन का है ना, प्रोपाइल ईथर। ठीक है, तो ये हो गए हमारा ईथर के कुछ एग्जाम्पल्स, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो हमने अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ईथर्स कर लिए हैं, उसको कुछ एग्जाम्पल्स के लिए 2 एग्जाम्पल मेरे दिमाग में भी और चल रहे हैं, वो भी करा देती हूँ मैं सोच रही हूँ कि कराऊँ ना कराऊँ, कराऊँ ना कराऊँ, पर मैं करा ही दे रही हूँ। ठीक है, इसका भी ज़रा नॉमेनक्लेचर करिएगा। ठीक है, सेम वैसा ही था जैसे मैंने लास्ट में भी 5th वाला एग्जाम्पल कराया आपको, वैसा ही है। ये 6th एग्जाम्पल है, इसका नॉमेनक्लेचर करिए खुद से और इसका करिए। जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रही हूँ तब तक इसको करते रहिए। मान लो कि इसका भी ज़रा नॉमेनक्लेचर करिए। ठीक है, अब ज़रा अगर हम इसमें देखें तो कार्बन की मेन चेन ढूंढेंगे, तो कार्बन की मेन चेन क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, नंबरिंग कर लो 1 2 और ये 3। एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये लगा हुआ है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये लगा हुआ है। इसका नाम है इथॉक्सी, इसका नाम है मिथॉक्सी। पहले वाले कार्बन पे लगे हैं दोनों, तो पहला हम क्या लिखेंगे, इथॉक्सी लिखेंगे। इथॉक्सी का ई पहले आता है, इथॉक्सी। उसके बाद फिर 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी और 3 कार्बन की चेन है यानी कि प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका IUPAC करने के लिए आएगा तो अब देखो इसमें मेन चेन ढूंढेंगे तो ज़रा ध्यान दो, तो मेन चेन 4 कार्बन की चेन है। नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये
4 हो गया। इसका नाम क्या होगा, ये लगा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो कौन से वाले पे लगा हुआ है, कौन से कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, दूसरे वाले कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, दूसरे कार्बन पे लगा है ना, और ये क्या है, ब्यूटेन, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। ये हो गया इसका IUPAC। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए हैं। अब अगली हेडिंग डालिए साइक्लिक ईथर्स, उसके बारे में भी बता दें, और तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साइक्लिक ईथर्स, मैं पहले बता दूँ, बट येस यू शुड नो, बिकॉज कई जगह पर ये आएगा भी हमारी यूज़, ऐसा नहीं कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस है, नॉमेनक्लेचर में हम इसको नहीं करते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आपके सिलेबस में है, कई रिएक्शंस इसके हैं साइक्लिक ईथर्स के भी, तो कर लेते हैं भाई, ज़रूर करेंगे हम, जो है सिलेबस में वो सब करेंगे। चलो, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए साइक्लिक ईथर्स। ईथर्स का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है, ईथर्स का थर्ड पार्ट है साइक्लिक ईथर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं, कुछ ऐसे कॉमन से एग्जांपल्स मैं आपको करा दूंगी। तो देखो साइक्लिक ईथर्स में क्या होता है कि आपका, मैंने क्या बताया, ईथर्स बेसिकली हैं क्या, कार्बन की चेन में क्या लग जाए, ऑक्सीजन लग जाए, तो ये कार्बन की चेन साइक्लिक भी तो हो सकती है। तो अगर साइक्लिक कार्बन की चेन में इस तरीके से अगर आपको ईथर्स दिख रहे हैं तो हम उसको क्या बुलाएंगे, साइक्लिक ईथर्स। ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, ये जो बनाया है मैंने यहाँ पे, इसको हम बुलाते हैं एपॉक्सी। क्या बुलाते हैं हम इसको, एपॉक्सी। ठीक है, अगर आप सिंपली एपॉक्सी लिखोगे तो ये अंडरस्टूड है कि 2 कार्बन है और बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वो रिंग बना रहा है, ठीक है, साइक्लिक ईथर बना रहा है। लेकिन हम इसमें ये 2 कार्बन्स बताते हैं कि 2 कार्बन है, इसलिए आप इसको एपॉक्सी ईथेन भी लगा सकते हो, लिख सकते हो। सिंपल एपॉक्सी लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है, बट हम एपॉक्सी ईथेन लिखते हैं। ईथेन से हम ये बताते हैं कि 2 कार्बन है। ठीक है, इसको एक और, इसका कॉमन नेम एक और नाम से जाना जाते हैं, इसको ऑक्सीरेन। ठीक है, जनरली हम एपॉक्सी ही बुलाते हैं। ये IUPAC नेम है आपका, ये IUPAC नेम है, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे, और ये हमारा क्या है, कॉमन नेम है, तो ये हो गया। ऑक्सीरेन के नाम से भी जाना जाता है। जब हम ऑक्सीरेन लिखते हैं तो हमको ईथेन ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बस डायरेक्टली ऑक्सीरेन लिखते हैं। ऑक्सीरेन का मतलब कि ये ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा पहला एग्जाम्पल साइक्लिक ईथर का। अब इसी के कुछ और फॉर्म्स भी हो सकता है कि इस तरीके से एपॉक्सी हो। ठीक है, तो जहाँ हमें ये वाला ग्रुप दिखा वहाँ हम समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है, एपॉक्सी की। तो एपॉक्सी नाम तो आना ही आना है। कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर, कितने कार्बन है टोटल, 3, तो हम क्या बता देंगे, एपॉक्सी प्रोपेन, है ना। कितने कार्बन की चेन है, एपॉक्सी प्रोपेन। अब इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं, हम नंबरिंग भी करेंगे एपॉक्सी में, कैसे करेंगे वो भी मैं भी नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगी। बट यहाँ पे नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एपॉक्सी प्रोपेन अगर लिखते हैं तो आप कुछ भी करेंगे तो आप यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ठीक है, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। एपॉक्सी का मतलब 2 अगल बगल वाले कार्बन के साथ आपने ऑक्सीजन की रिंग बना देनी है। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीरेन। अब देखो ऑक्सीरेन में इसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। ये हो गया है हमारा ऑक्सीरेन। तो ये जो CH3 लगाया है ये किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑक्सीरेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल ऑक्सीरेन। अगर हम नंबरिंग करें तो हम डेफिनेटली सी बात है कि भाई इस वाले कार्बन पे ये ऑक्सीरेन है, इसको हम 1 देंगे क्योंकि इस वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसको 1 दे देंगे और इसको 2 दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल ऑक्सीरेन। तो आप ये 1 लिखें या ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, चलो ज़रा कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। तीसरे एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहाँ क्या लगा दिया है, CH3 CH3 इस तरीके से अगर मैंने लगा दिया, अब उस केस में क्या होगा, क्लियर सी बात है, ये एपॉक्सी है तो एपॉक्सी नेम तो आएगा ही, एपॉक्सी लिख दिया हमने। कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर, 4 कार्बन की चेन है, तो हमने लिख दिया है एपॉक्सी ब्यूटेन। पर ध्यान रखो ब्यूटेन में हमें एपॉक्सी का पोजीशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि ब्यूटेन में एपॉक्सी के और भी तरीके हैं बनने के, ये भी बन सकता है। ठीक है, सिंपल ऐसे अगर मैं बताऊं तो ये ब्यूटेन में ये भी तो एपॉक्सी बन सकता है, ये भी तो एपॉक्सी ही है। तो आप ब्यूटेन में एपॉक्सी की पोजीशन बतानी पड़ेगी कि बीच के 2 कार्बन में एपॉक्सी लगा हुआ है, कैसे बताएंगे।
देखो कैसे बताएंगे, अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। इसको हमने ले लिया है 1, इसको ले लिया है 2, ये है 3 और ये है 4। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। तो एपॉक्सी कौन से वाले कार्बन पे लगा है, ब्यूटेन के कौन से वाले कार्बन पे एपॉक्सी लगा है, दूसरे और तीसरे पे। तो हमने क्या लिख दिया 2,3 एपॉक्सी ब्यूटेन, राइट। ओके, अगर ऑक्सीरेन वाला करें तो भाई ऑक्सीरेन नाम तो लिखना ही है हमको। तो ये हो गया है ऑक्सीरेन, ये हो गया है हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया है हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, तो ये ऑक्सीरेन हो गया, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। नाम क्या होगा इसका, ये है मिथाइल और ये भी क्या है मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप है, तो और कौन कौन से पे लगे हैं, दूसरे और चौथे पे, दूसरे और तीसरे पे, सॉरी तो चौथा तो मिथाइल खुद है, ये तीसरे पे, दूसरे पे और तीसरे पे मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो 2,3 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन, डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। ओके, एक और एग्जांपल ले लो यही वाला, ठीक है, कि 4 कार्बन की चेन है जिसमें कि यहाँ पर लगा हुआ है आपका एपॉक्सी। तो यहाँ ये एपॉक्सी दिख गया, थोड़ा सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा ले भैया, ठीक है। तो यहाँ पर लगा हुआ है हमारा एपॉक्सी, तो एपॉक्सी नाम तो हम लिखेंगे ही। 4 कार्बन की चेन है तो एपॉक्सी ब्यूटेन हो गया। अब एपॉक्सी की पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो कौन से वाली पोजीशन पे लगा हुआ है 1,2, तो ये क्या लिख देंगे 1,2 एपॉक्सी ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। कॉमन नेम को ब्रैकेट में डाल लें। अच्छा, और दूसरा क्या है ऑक्सीरेन, तो हमको ऑक्सीरेन तो ये दिख ही गया, ये है ऑक्सीरेन और ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ऑक्सीरेन में ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे लगा होगा, अब हम इसको नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे। तो फर्स्ट वाले पे लगा है हमारा फर्स्ट वाले पे लगा हुआ है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिख देंगे हम इसको, या तो हम इसको सिंपली लिख दें इथाइल ऑक्सीरेन, या हम इसको लिख दें 1 इथाइल ऑक्सीरेन। इथाइल है ना, C2H5 इथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है। तो ये हो गया है साइक्लिक ईथर्स के बारे में, लिख लीजिए इसको। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। यहाँ पे वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। आज हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया ऑफ एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। नॉमेनक्लेचर हमारा हो गया है। अब हम डायरेक्टली एक एक करके पहले अल्कोहल का प्रेपरेशन और रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर फिनॉल और फिर उसके बाद ईथर्स का। तो अगली वीडियो हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पे आएगी। उसके पहले मैं आपको कुछ एक छोटा सा टॉपिक NCERT में दिया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। छोटा सा टॉपिक है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहीं से स्टार्ट करेंगे वीडियो और उसके बाद फिर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड I hope you enjoyed it, and if you did, then hit the like button if you like my effort, and also subscribe to the channel if you're new here. Thank you and bye bye.